आज हम भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के दिनांक 12 जुलाई 2021 को प्राप्त होमवर्क को सॉल्व करेंगे। ये अब तक के होमवर्क का हमारा छठा पार्ट है। चौथे के बाद में सीधा छठा पार्ट हमें प्राप्त हुआ था, पांचवा पार्ट हमें प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए हम सीधे छठे पार्ट को देखेंगे। इसमें भी पिछले होमवर्क की तरह ही 5 प्रश्न हैं। पांचों प्रश्नों को बारी बारी से हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। कूलाम के नियम के सदिश संकेतन को समझाइए। हमें कूलाम के नियम को सदिश रूप में बताना है। हमारे पास में मान लीजिए 2 आवेश हैं निर्वात में Q1 और Q2, जिनकी मूल बिंदु से जो दूरियां हैं वो क्रमशः R1 और R2 हैं। मूल बिंदु को किसी भी निर्देश तंत्र का निर्देशांक या ओरिजिन माना जा सकता है। इस ओरिजिन से पहले आवेश की जो दिशा है ये पहले आवेश का स्थिति सदिश कहलाएगा, दूसरे आवेश की जो दिशा है वो दूसरे आवेश का स्थिति सदिश कहलाएगा। इन दोनों स्थिति सदिशों को हमने R1 और R2 नाम दिया है और दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है वो R21 है, जहाँ पर R21 की दिशा Q1 आवेश से Q2 आवेश की ओर है। जब हम Q1 आवेश द्वारा Q2 आवेश पर लगाए गए बल की बात करते हैं और अगर हम दोनों आवेशों को सजातीय आवेश माने तो हम कहेंगे Q1 आवेश Q2 आवेश को प्रतिकर्षित करता है R21 दिशा में। अगर हम सदिश योग के त्रिभुज नियम की बात करें तो हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाएं त्रिभुज की 2 भुजाओं को बताती हैं तो तीसरी भुजा इनके योग को व्यक्त करेगी। तो हम देख सकते हैं R1 का शीर्ष और R21 का जो पूंछ वाला सिरा है, पिछला हिस्सा है, वो दोनों आपस में मिल रहे हैं। जब ऐसा होता है 2 सदिशों के लिए, एक सदिश का शीर्ष दूसरे सदिश की पूंछ से मिलती है तो इन्हें क्रमागत कहा जाता है। तो ये दोनों क्रमागत होंगे, यानी इन दोनों का योग इस तीसरी भुजा के बराबर होगा। तो R1 प्लस R21 बराबर R2। यदि हम यहाँ से R1 को दूसरी तरफ ले जाए तो R21 बराबर हो जाएगा R2 माइनस R1। अब अगर हम आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर लगाए गए बल की बात करें तो इसका मान हम सब जानते हैं F21 का मतलब है 2 पर 1 के द्वारा लगाया गया बल, जिसका मान होगा 1/4πε0 दोनों आवेशों Q1 और Q2 का गुणा और उनके मध्य की जो दूरी है वो R21 का परिमाण। हमें दूरी लेनी है। दूरी एक तरीके से परिमाण होती है, सदिश भुजा की लंबाई ही दूरी कहलाती है और इसकी जो दिशा होगी अगर हम दोनों को सजातीय माने तो प्रतिकर्षण की दिशा में यानी R21 की दिशा में होगी और यदि विजातीय होंगे तो R21 के विपरीत होगी और यहाँ पर माइनस R21 आ जाएगा। फिलहाल हम सजातीय मान के कर रहे हैं, हमें दिया हुआ नहीं है इसलिए। अब अगर मैं R21 की बात करूँ तो किसी भी सदिश को लिखने का एक विशिष्ट तरीका होता है। कोई भी सदिश जो है वो उस सदिश के परिमाण और उसके एकांक सदिश के गुणा के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगर इससे मैं R21 कैप का मान निकालना चाहूँ तो इस R21 परिमाण को नीचे ले जाना होगा। तो R21 का कैप बराबर R21 सदिश अपॉन R21 का परिमाण। ये यहाँ रख दीजिए समीकरण 1 में, समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में जब हम रखेंगे तो ऊपर आपके पास में आ जाएगा R21 सदिश और नीचे आ जाएगा R21 का परिमाण। R21 का स्क्वायर पहले से ही परिमाण का और एक और आ जाएगा तो आपके पास में जो टोटल है वो हो जाएगा R21 का क्यूब। इस तरीके से आप देख सकते हैं F21 = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 के परिमाण का स्क्वायर R21 सदिश अपॉन R21 परिमाण। दोनों को गुणा करेंगे तो R21 क्यूब हो जाएगा ये सदिश। अब अगर मैं आवेश Q2 द्वारा आवेश Q1 पर बल निकालना चाहूँ तो जो बल की दिशा है वो चेंज हो जाती है। इसको हम कहते हैं R12 की जो दिशा है वो 2 से 1 की ओर है, 2 से 1 की ओर है। यहाँ पर अब अगर मैं देखूँ तो इस त्रिभुज में 2 क्रमागत भुजाएं R2 और R12 है, क्योंकि एक सदिश का शीर्ष दूसरे सदिश की पूंछ से मिल रहा है। R2 का शीर्ष R12 की पूंछ से मिल रहा है तो दोनों क्रमागत भुजाएं होगी। इन दोनों क्रमागत भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं R2 और R12 का योग तीसरी भुजा R1 के बराबर होगा। यहाँ से R2 को दूसरी तरफ ले जाएं तो हो जाएगा R12 बराबर R1 माइनस R2। इन दोनों में से माइनस को बाहर ले लिया जाए तो जो माइनस की राशि है वो प्लस में चेंज हो जाएगी, जो प्लस की राशि है वो माइनस में। तो R2 जो माइनस में है वो प्लस में आ जाएगा और R1 जो है वो माइनस में, बाहर माइनस को हमने ले लिया। लेकिन ये जो ब्रैकेट की राशि इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमने पहले भी काम में ली थी, R21 बराबर R2 माइनस R1। तो R2 माइनस R1 की जगह हम लिख सकते हैं R2
1। R12 और R21 दोनों परिमाण में समान हैं और दिशा में एक दूसरे के विपरीत हैं। अब अगर हम आवेश Q2 द्वारा आवेश Q1 पर आरोपित कूलाम बल की गणना करें तो इसे हम कहेंगे 1 पर 2 के द्वारा F12 बराबर 1/4πε0। दोनों आवेशों का गुणा Q1 इंटू Q2, दोनों अदिश राशियां हैं तो पहले किसी को भी लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। R12 स्क्वायर, R12 का कैप पहले की तरह ही अगर हम देखें इस R12 का मान रखना चाहे तो R12 बराबर होगा R12 सदिश बटा R12 का मॉडुलस। जैसे हमने R21 के लिए निकाला था ठीक उसी तरीके से R12 के लिए भी लिख सकते हैं। ये मान अगर हम यहाँ रखेंगे तो पहले की तरह ही हमारे पास में जैसे यहाँ पर नीचे क्यूब आया था यहाँ भी नीचे क्यूब आ जाएगा, ठीक है, और R12 सदिश। अब अगर हम R12 का मान रखना चाहें तो हम जानते हैं कि R12 सदिश का जो परिमाण है वो R21 के बराबर है, यानी R12 को हटा के R21 लिखा जा सकता है। जबकि जो R12 सदिश है उस सदिश को हटाकर हम लिखना चाहें तो माइनस हमें लगाना पड़ेगा R21। तो परिमाण को बिना चिन्ह चेंज किए हटाया जा सकता है क्योंकि परिमाण आपस में बराबर थे। ये सदिश बराबर नहीं है, इनमें एक में प्लस है दूसरे में माइनस है, तो R12 का मान हमने रख दिया यहाँ पर। यहाँ से माइनस को अगर हम कॉमन ले लें तो आपके पास जो मान है वो कुछ इस तरीके से होगा, माइनस का 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब R21। अगर इस माइनस के अलावा जो राशि है उस पर अगर हम ध्यान दें तो ये जो राशि है ये हम यहाँ निकाल चुके हैं F21 में। F21 का मान है ये, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो F12 का मान है वो माइनस इंटू F21 के बराबर है। अगर दोनों तरफ परिमाण लिया जाए तो परिमाण में माइनस भी प्लस में चेंज हो जाता है, तो आपके पास में F12 का परिमाण बराबर F21 का परिमाण आएगा। इससे पता चलता है कि दो आवेशों के द्वारा एक दूसरे पर आरोपित जो अन्योन्य कूलाम बल है वो परिमाण में समान होते हैं परंतु एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में होते हैं, यानी 180 डिग्री पर होते हैं। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, कूलाम के नियम की 4 विशेषताएं लिखिए। इस नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है, यानी अध्यारोपण के सिद्धांत की पालना करता है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास में 3 आवेश हैं, 1, 2 और 3। तो इस रेड वाले और इस वायलेट वाले आवेश के बीच में जो बल लगेगा, इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो इस तीसरे आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होगा, यानी ये हो तो भी उतना ही बल लगेगा जितना इसके नहीं होने पर है। तो ये इसकी विशेषता है, ठीक है। अगला हम देखें तो कूलाम का जो बल है वो कूलाम का जो नियम है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं है। एक और चीज़ है कि जैसे ही परावैद्युत माध्यम भर दिया जाता है जो कूलाम बल का मान है वो पूर्व में यानी निर्वात में जो कूलाम का बल होता है उसका 1/ε r गुना हो जाता है। यानी कि अगर हम कहें कि 80 परावैद्युतांक का मैं कोई माध्यम भर दूं तो पूर्व का 80वां भाग या हम कहें 1/80 गुना जो बल है वो नया बल जो है वो 1/80 गुना हो जाएगा। कूलाम नियम में नाभिकीय दूरियों पर कूलाम नियम जो है वो जब दो आवेशों के बीच की दूरी नाभिकीय दूरी के बराबर यानी 10⁻−15 से 10⁻−16 के बीच में होती है तो ये नियम कार्य नहीं करता है। अगला प्रश्न है नियतांक के बराबर 1/4πε0 का मान किन कारकों पर निर्भर करता है। तो k बराबर 1/4πε0 का मान किसी भी कारक पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन यदि k किसी माध्यम के लिए लिया गया है जिसका मान 1/4πε है तो ये माध्यम के परावैद्युतांक εr पर निर्भर करता है, क्योंकि उस समय यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में एप्सिलॉन और एप्सिलॉन का जो मान है वो होता है ε0 × εr। तो इस तरीके से हम तीसरा प्रश्न भी सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न यानी चौथे प्रश्न पर हम चलें तो प्रश्न दिया गया है दो आवेशों के मध्य बल F है, यदि उनके मध्य की दूरी 3 गुना कर दी जाए तब इन आवेशों के मध्य बल कितना लगेगा। पहले हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे फिर हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं हम देखते हैं क्या आता है हमारे पास में। दो आवेशों के मध्य जो बल है वो F है। तो मान लिया दो आवेश Q1 और Q2 और उनके बीच की दूरी R है। यदि इन दोनों के बीच की दूरी R होगी और आवेशों का मान Q1 व Q2 होंगे तो बल का जो सूत्र हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। अब प्रश्न के अनुसार यदि दूरी R को 3 गुना कर दिया जाए यानी R की जगह 3R कर दिया जाए तो नया जो बल होगा उसको F' मान लेते हैं।
1/4πε0, चूँकि आवेशों के मान चेंज नहीं हुए इसलिए Q1 इंटू Q2 ही आएगा, और R की जगह चूँकि 3 गुना हो गया तो R की जगह 3R आपके पास में आ जाएगा। 3R चूँकि केवल मान चेंज हुआ है, दिशा चेंज नहीं हुई, इसलिए ये R कैप ही रहेगा। 3R का स्क्वायर, अब अगर हम स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और R का स्क्वायर R स्क्वायर होता है। तो ये जो राशि हमारे पास में है यहाँ पर, ये राशि, ये जो राशि है वो F के इक्वल है, तो इस पूरे को हटा के आप F लिख सकते हो। यहाँ से 1/9 को बाहर भी निकाल सकते हो, 1/9, और ये एज इट इज़ आ गया आपके पास 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप। ये जो राशि है, इस राशि का जो मान है वो F के बराबर है, तो F डैश बराबर हो जाएगा 1/9 F या F/9। तो हम कहेंगे कि जो विद्युत बल है वो पूर्व का 1/9 गुना हो जाएगा और दिशा जो है वो अपरिवर्तित रहेगी। अब अगर हम दूसरा प्रश्न देखें इसी भाग का, तो जो दूसरा प्रश्न है वो है R दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के मध्य स्थिर विद्युत बल F है, प्रोटॉनों को हटाकर इलेक्ट्रॉन रख दें तो विद्युत बल कितना होगा। R दूरी पर दो प्रोटॉन हैं, उनके मध्य विद्युत बल F है। अगर इन दोनों प्रोटॉनों को हटा करके इलेक्ट्रॉन रख दिया जाए तो विद्युत बल कितना होगा, ये हमें देखना है। तो देखते हैं, दो प्रोटॉनों के मध्य विद्युत बल के लिए हम बात करें तो फॉर्मूला होता है Fp बराबर 1/4πε0। दोनों प्रोटॉनों का आवेश, तो दोनों प्रोटॉनों पर जो आवेश होता है वो E इंटू ई ही होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है। तो E इंटू ई यानी E स्क्वायर आ जाएगा, और इसकी प्रकृति जो है वो प्रतिकर्षण प्रकृति रहेगी। अगर इनको हटा के इलेक्ट्रॉन रख दिए जाए तो दूरी वही है, दूरी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर होता है, यानी कि यहाँ पर भी वापस से E इंटू ई ही आएगा। तो इलेक्ट्रॉनों के मध्य बल को F ही कहें तो 1/4πε0 E इंटू ई R स्क्वायर, और ये भी प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। तो हम कहेंगे कि जो Fp है यानी प्रोटॉनों के मध्य बल है और इलेक्ट्रॉनों के मध्य बल है वो बराबर रहेगा, यानी कि बल अपरिवर्तित रहेगा। तो इस तरीके से हम इन चारों प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अब इस भाग का हमारा अंतिम प्रश्न हम लें, तो अंतिम प्रश्न हमारा है, एक बिंदु आवेश Q1 2 माइक्रोकूलाम 2 मीटर 1 मीटर पर तथा दूसरा आवेश Q2 -5 माइक्रोकूलाम -2 मीटर 4 मीटर पर अवस्थित है। Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल हमें ज्ञात करना है। देखिए, जब भी इस प्रकार से हमें दिए गए हों निर्देशांक, तो ये जो पहला निर्देशांक होता है वो होता है x का निर्देशांक, और ये दूसरा निर्देशांक जो है वो है y का निर्देशांक। यानी कि अगर मैं पहले आवेश के लिए बनाना चाहूँ टेबल, तो पहले आवेश के लिए x है, ये y है। Q1 आवेश के लिए x का मान 2 मीटर है और y का मान 1 मीटर है, और Q2 आवेश के लिए जो x का मान है वो है -2 मीटर और 4 मीटर। जैसे आप ग्राफ बनाते थे, 2 और 1 के सामने एक बिंदु लेते थे, तो यहाँ से हमने x अक्ष में देखिए 1 और 2, 2 के सामने एक बिंदु, एक लाइन लगा दी है, एक लाइन खींच दी है, ये एक लाइन खींच दी है हमने, और इधर y निर्देशांक 1 है तो 1 के सामने एक लाइन खींच दी। जहाँ ये बिंदु काटेगा वहीं ये आवेश Q1 होगा। ये जो निर्देशांक है ये बताते हैं कि जहाँ पर इन दोनों पर एक अभिलंब खींचा जाए, वो अभिलंब का जो कटान बिंदु है, x अक्ष पर 2 पर एक अभिलंब खींचा जाए और y अक्ष पर 1 पर, 2 और 1 इनके निर्देशांक इसलिए। ठीक ऐसे ही दूसरे आवेश के लिए x अक्ष पर -2 1 और -2 पर एक अभिलंब खींचा जाए, ये -2 पर एक अभिलंब खींच दिया, और y अक्ष पर 4 पर एक अभिलंब खींचा जाए तो ये 4 मीटर पर एक अभिलंब खींच दिया है हमने। तो ये जो बिंदु है ये है दूसरा आवेश। अगर मैं इसे यहाँ मिला दूँ, मूल बिंदु से मिला दूँ, तो ये पहले आवेश की मूल बिंदु से दूरी होगी, और अगर दूसरे आवेश को मिला दूँ तो दूसरे आवेश की मूल बिंदु से दूरी होगी। ये इन दोनों को मिलाने वाली रेखा है। यदि हम पहले आवेश से जो दूरी है उसको मैं R1 कहूँ और दूसरे आवेश की मूल बिंदु से जो दूरी है उसे हम R2 कहें, तो ये जो दूरी है Q2 से Q1 के बीच की दूरी, इसको हम R कह देते हैं। यदि हम 2 द्वारा 1 पर लगाया गया बल निकाल रहे हैं, हमें पता है, दिख रहा है, ये दोनों प्रतिकर्षण पर, एक विपरीत प्रकृति का आवेश है तो आकर्षण होगा, और जब भी आकर्षण होगा तो Q2 आवेश Q1 आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, यानी इसकी जो दिशा होगी वो इस प्रकार से हो जाएगी, इस दिशा में Q1 से Q2 की ओर, Q1 से Q2 की ओर होगी। R की दिशा Q1 से Q2 की ओर होगी। R1 की दिशा मूल बिंदु O से Q1 की ओर है, मैं लिख देता हूँ R1 O से Q1 की ओर, R2 O से Q2 की ओर, और R
जो है उसकी जो दिशा है वो होगी Q1 से Q2 की ओर। ये R जो है ये बल की दिशा है। अब अगर मैं R1 का मान निकालना चाहूँ तो इसका तरीका होता है लिखने का, R बराबर होता है x i कैप प्लस y j कैप, यानी कि पहले x निर्देशांक को i कैप से गुणा करें, फिर y निर्देशांक को j से गुणा करें। तो देखें हम पहले आवेश के लिए x निर्देशांक है 2 मीटर, तो 2 को i से गुणा कर दिया है i कैप से, और 1 मीटर को j से गुणा कर दिया है, मीटर को हमने बाहर ले लिया। ऐसे ही हम दूसरे के लिए लिखना चाहें तो माइनस का 2 मीटर प्लस 4 मीटर, इनको i और j से मल्टीप्लाई कर दिया है। विजातीय आवेशों में हमेशा आकर्षण होता है, तो बल की जो दिशा है वो त्रिभुज नियम से हम निकाल सकते हैं किस ओर होगी, r दिशा में होगी, यानी Q1 से Q2 की ओर होगी। तो Q1 से Q2 की ओर ये एक हमारे पास में हो गया। अगर मैं इसको अलग से बनाना चाहूँ तो एक ये r की दिशा है, ये R1 की दिशा है, और ये जो है वो R2 की दिशा है। आप देख सकते हैं इस त्रिभुज में R1 का शीर्ष R की पूंछ से मिल रहा है, तो R1 और R क्रमागत भुजाएं हो गई और R2 इनका योग होगा, तो R प्लस R1 त्रिभुज नियम से दो क्रमागत भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा होती है, तो R प्लस R1 बराबर R2। और यहाँ से अगर मैं R का मान निकालना चाहूँ तो R का मान हो जाएगा R2 माइनस R1। ये मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। R2 का मान हम रख देते हैं, R2 का मान 2i प्लस 4j माइनस R1 का मान 2i प्लस 1j, और मीटर दोनों में से कॉमन आ गया है। ब्रैकेट को जब हम खोलेंगे तो पहला ब्रैकेट तो एज इट इज आ जाएगा माइनस 2i प्लस 4j, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में ये जो 2i है वो माइनस का होगा, तो माइनस का 2i और फिर यहाँ से माइनस का 2i। इसको देखते हैं, प्लस का 4j माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस का 1j हो जाएगा, तो 4j माइनस 1j, माइनस का 2i माइनस का 4i प्लस 3j। ये मैंने इसलिए निकाला है कि जब भी दो आवेशों के बीच में बल निकालना है तो उनके मध्य की दूरी चाहिए, और किसी भी सदिश की जो लंबाई होती है वो उस भुजा की दूरी को भी व्यक्त करता है, उस सदिश की उसका सदिश का जो परिमाण होता है उस सदिश की लंबाई को भी व्यक्त करता है, यानी r की लंबाई ही Q1 और Q2 के बीच की दूरी होगी, और r की जो लंबाई है वो हम r के परिमाण से ज्ञात कर सकते हैं। सदिश का परिमाण ही सदिश की लंबाई होती है, तो r का परिमाण ज्ञात करने का तरीका क्या है, x निर्देशांक का वर्ग कर दीजिए, y निर्देशांक का वर्ग कर दीजिए, और उनको जोड़ करके x निर्देशांक का वर्ग, y निर्देशांक का वर्ग, और उनको जोड़ करके अंडरूट ले लीजिए। तो हमने x निर्देशांक का वर्ग कर दिया माइनस का 4 मीटर का स्क्वायर प्लस 3 मीटर का स्क्वायर, माइनस के 4 मीटर का स्क्वायर हो गया 16 मीटर स्क्वायर, प्लस 3 का हो गया 9 इंटू मीटर स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 मीटर स्क्वायर होगा, और इसका जब अंडरूट लेंगे तो आ जाएगा आपके पास में 5 मीटर। अब हमें दिशा निकालनी है तो आपको एकांक सदिश निकालना पड़ेगा। एकांक सदिश सदिश और परिमाण के अनुपात के रूप में होता है, तो सदिश माइनस का 4i प्लस 3j इंटू मीटर बटा परिमाण 5 मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया है, ये आपके पास में आ गया है r कैप का मान। यहाँ पे मैं 5 लगाना भूल गया था बाय मिस्टेक, ये मैंने 5 यहाँ लगा दिया है। तो इस तरीके से हम अब अगर हम कूलाम बल की परिभाषा देखें तो उसके अनुसार सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की दूरी R इंटू R कैप। देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर होता है। पहले आवेश का जो मान है वो आपको दिया गया है 2 माइक्रो कूलाम और दूसरे का 5 माइक्रो कूलाम। जब भी हम सदिश राशि निकालते हैं तो माइनस प्लस को हम छोड़ देते हैं आवेशों का मान लेते समय। 2 माइक्रो कूलाम, माइक्रो को चेंज करेंगे तो 10 की घात -6 आ जाएगा, 2 इंटू 10 की घात -6 कूलाम। ऐसे ही 5 माइक्रो कूलाम को 5 इंटू 10 की घात -6 कूलाम। यहाँ से 5 का स्क्वायर हम करें, 5 का स्क्वायर हम करें तो हो जाएगा आपके पास में 25, और फिर आर कैप का मान रखें तो आर कैप का मान -4i प्लस 3j 5। देखते हैं क्या कट रहा है, कूलाम इंटू कूलाम से कूलाम स्क्वायर कट जाएगा, और ये 5 से ये 5 कट जाएगा। आपके पास में ऊपर बचेगा 2 इंटू 9 यानी 18, नीचे बचेगा 5 का स्क्वायर यानी 25 मीटर स्क्वायर, और घात की हम बात करें तो 10 की घात 9 है, 10 की घात -6 और -6 10 की घात -12 है, और माइनस का 4i प्लस 3j आपके पास में ऑलरेडी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 10 की घात 9 और 10 की घात -12 की बात करूँ तो दोनों का आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी। 10 की घात -12 9 -12 यानी -3 आ जाएगा,
इधर 18/25 आपके पास में आ जाएगा। 18 में अगर हम 25 का भाग दें, 18 में 25 का भाग दें तो जाता नहीं है ये पॉइंट, ये 0 अब कितनी बार चला जाएगा, तो ये जो है 7 बार चला जाएगा। 175 7 बार, 175 बचे 5 और ये 0 2 बार चला जाएगा। 0.72, ये जो 0.72 है ये आपके पास में इस प्रकार से आएगा, 0.72 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 4i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हो, माइनस 0.72 को मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब प्रश्न में ये दिया हुआ नहीं था कि बल का आपको परिमाण ही निकालना है, इसलिए हमने यहाँ पर आर कैप का मान भी निकाला। अगर दिया गया हो बल का परिमाण निकालें, तो ये जो आर कैप का मान हमने हर जगह रखा है, ये आर कैप का मान आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। तब आपके पास में केवल ये आएगा 0.72 इंटू 10⁻³ और ये 5 कटेगा नहीं, यानी कि ऊपर वाला 5 नहीं कटेगा, तो 0.72 से 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूना 10 और 5 सत्ते 15, 5 सत्ते 35, 35 और 1 36, यानी 3.6 इंटू 10⁻³ न्यूटन आपके पास आ जाएगा। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।